जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आप देखते रहें। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में संसद का संयुक्त सत्र विधेयक पर प्रक्रिया की 36वीं वीडियो बनाकर इसके 108 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया 37वीं वीडियो बनाकर इसके 109वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद धन विधेयकों के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे विधेयक राज्यों की परिषद, राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते हैं। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया पर बात करेंगे। बता दें कि यह उद्धरण धन विधेयकों के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे विधेयक राज्यों की परिषद, राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को सिफारिशों के लिए राज्यों की परिषद को भेजा जाता है, जिसे 14 दिनों के भीतर इसे वापस करना होता है। लोकसभा के पास राज्यों की परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होता है। यदि लोकसभा सिफारिशों को स्वीकार करती है, तो विधेयक संशोधनों के साथ पारित माना जाता है, अन्यथा यह उस रूप में पारित माना जाता है जिसमें यह मूल रूप से लोकसभा द्वारा पारित हुआ था। यदि परिषद 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं करती है, तो भी इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। चलो आओ सुने अनुच्छेद में क्या लिखा है। भारतीय संविधान का 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 1. धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। 2. धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात उसे राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को वापस कर देगी और लोकसभा तदुपरि राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। 3. यदि लोकसभा राज्यसभा की किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है, तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा अनुशंसित और लोकसभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। 4. यदि लोकसभा राज्यसभा की किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है, तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा अनुशंसित किन्हीं संशोधनों के बिना उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा जिस रूप में उसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 5. यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को वापस नहीं लौटाया जाता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की एक बहुत ही खास और सच कहूं तो दिलचस्प प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। यह है अनुच्छेद 109, जो धन विधेयकों मतलब जो पैसे से जुड़े कानून है ना, उनके लिए एक विशेष रास्ता बताता है। हाँ, एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया। हमारे पास स्रोत के तौर पर संविधान का यही अनुच्छेद 109 मौजूद है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। मकसद सीधा सा है, ये समझना कि भाई सरकार के खजाने, टैक्स, खर्चों से जुड़े कानून बनाने का तरीका बाकी कानूनों से इतना अलग क्यों रखा गया। मतलब संविधान बनाने वालों ने इसके लिए एक अलग खास प्रक्रिया क्यों जरूरी समझी। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये दिखाता है कि हमारा संविधान वित्तीय मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है और कैसे इसमें लोकतांत्रिक जवाबदेही को सबसे ऊपर रखा गया है। ये एक बहुत सोची समझी व्यवस्था है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी लोकसभा, उनकी भूमिका बिल्कुल केंद्र में है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 109 की पहली और सबसे बुनियादी बात, धन विधेयक पेश कहाँ किया जा सकता है। हाँ, यहीं से इसकी खासियत शुरू होती है। अनुच्छेद 109 का क्लॉज 1 मतलब खंड 1 बिल्कुल साफ कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधे सीधे वित्तीय शक्तियों का जो शुरुआती पॉइंट है ना, वो तय कर देता है। यानी शुरुआत ही लोकसभा से होगी, राज्यसभा से हो ही नहीं सकती। नहीं। इसके पीछे क्या सोच रही होगी?
क्या सिर्फ इसलिए कि लोकसभा को सीधे जनता चुनती है? देखिए, ये एक मुख्य कारण तो है ही। सिद्धांत ये है कि भाई जनता का पैसा कैसे खर्च हो, इस पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए जिन्हें जनता ने डायरेक्ट चुना है। ये कुछ वैसा ही है जैसे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाला सिद्धांत। हाँ, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। बिल्कुल। पर इसके साथ एक और पहलू भी है, वो ये कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। सही, सदन के पास रहे जो सरकार के बने रहने या गिरने के लिए जिम्मेदार है। ये बात तो समझ आती है। सरकार की स्थिरता और उसके कामकाज के लिए भी ये जरूरी लगता है। अच्छा, तो मान लीजिए लोकसभा ने धन विधेयक पास कर दिया, फिर आगे क्या होता है? इसके बाद विधेयक जाता है राज्यसभा के पास, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। अच्छा। हाँ, राज्यसभा धन विधेयक को सीधे खारिज या उसमें संशोधन मतलब बदलाव नहीं कर सकती, जैसा वो आमतौर पर दूसरे विधेयकों के साथ कर सकती है। ओह। अनुच्छेद 109 का क्लॉज 2 कहता है कि राज्यसभा को विधेयक सिर्फ उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। सिफारिशें मतलब सिर्फ सुझाव, रिकमेंडेशंस। हाँ, सुझाव। और इसके लिए कोई टाइम लिमिट भी है? सिर्फ 14 दिन। ये टाइम लिमिट बहुत सख्त है। 14 दिन, ये तो काफी कम समय लगता है, खासतौर अगर बिल कोई पेचीदा हो। क्या इसका मकसद सिर्फ तेजी लाना है? तेजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। सोचिए, अगर राज्यसभा वित्तीय विधेयकों को मतलब पैसों से जुड़े कानूनों को अनिश्चित काल तक रोक सकती तो क्या होता? सरकार का पूरा कामकाज ठप हो सकता है, बजट पास ना हो, जरूरी खर्चों के लिए पैसा ना मिले। हाँ, ये तो देश के लिए गंभीर स्थिति बन सकती है। बिल्कुल। इसलिए ये 14 दिन की जो लिमिट है वो ये सुनिश्चित करती है कि फाइनेंशियल कंटिन्यूटी बनी रहे। लेकिन ये सिर्फ तेजी की बात नहीं है, ये राज्यसभा की भूमिका को भी डिफाइन करता है। इस मामले में उनकी भूमिका सलाह देने वाली है, वीटो पावर वाली नहीं। अच्छा। उन्हें अपनी बात रखनी है, सुझाव देने का मौका मिलता है, लेकिन वो प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है कि राज्यसभा की सलाह भी ली जाए, लेकिन वित्तीय मामलों में कोई फालतू की देरी या रुकावट ना आए। सही कहा। ठीक है, अब मान लीजिए राज्यसभा ने कुछ सिफारिशें दी और बिल 14 दिनों के अंदर लोकसभा वापस आ गया। अब फैसला कौन करेगा? सिफारिशों का क्या होगा? तो यहीं पर लोकसभा की जो सर्वोच्चता है वो पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। अनुच्छेद 109 के जो क्लॉज 3 और 4 हैं वो इसी सिचुएशन से डील करते हैं। जब बिल राज्यसभा से लौटकर आता है, सिफारिशों के साथ या बिना, तो लोकसभा के पास पूरा अधिकार होता है कि वो राज्यसभा की सिफारिशों का क्या करे। अच्छा, क्या क्या कर सकती है लोकसभा? क्लॉज 3 कहता है कि अगर लोकसभा राज्यसभा की सभी या कुछ सिफारिशों को मान लेती है तो बिल उन बदलावों के साथ दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर लोकसभा सहमत है तो राज्यसभा के सुझाव शामिल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन असली शक्ति दिखती है क्लॉज 4 में। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती तो बिल उसी मूल रूप में मतलब ओरिजिनल फॉर्म में दोनों सदनों द्वारा पास माना जाएगा, जिस रूप में लोकसभा ने उसे पहली बार पास किया था। क्या मतलब राज्यसभा की सिफारिशों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल, पूरी तरह नजरअंदाज करने का अधिकार लोकसभा के पास है। अच्छा, मतलब राज्यसभा ने चाहे कितनी भी मेहनत से सिफारिशें तैयार की हों, अगर लोकसभा उन्हें नहीं मानती तो बस एक सुझाव बनकर रह जाएंगी। हाँ, और बिल वैसे ही पास होगा जैसा लोकसभा ने चाहा था। ये तो लोकसभा को बहुत ज्यादा ताकत देता है। हाँ, वित्तीय मामलों में ये व्यवस्था जानबूझकर लोकसभा को निर्णायक शक्ति देती है। इसके पीछे वही मूल तर्क है। कौन सा? कि चूंकि लोकसभा सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार उसी के प्रति जवाबदेह है, इसलिए पैसे के मामलों में अंतिम फैसला उसी का होना चाहिए। राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और जिसके सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती, हाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। हाँ, तो उनकी भूमिका यहाँ सहायक या सलाहकारी रखी गई है। ये हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के डिजाइन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को कितना जरूरी मानते थे और उसे सीधे चुने हुए सदन से जोड़ना चाहते थे। ये शक्ति संतुलन वाकई दिलचस्प है, लेकिन एक और स्थिति हो सकती है। अगर राज्यसभा 14 दिनों में बिल लौटाए ही नहीं तो ना हाँ कहे ना कोई सिफारिश दे, बस रखे रहे। संविधान बनाने वालों ने इस स्थिति का भी अंदाजा लगाया था। अनुच्छेद 109 का क्लॉज 5 इसी के बारे में है। अच्छा, क्या कहता है वो? वो कहता है कि यदि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा को भेजा गया
और राज्यसभा ने उसे तय 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया, हाँ, तो उस अवधि की समाप्ति पर बिल को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पास मान लिया जाएगा जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था। पास मान लिया जाएगा, मतलब डीम्ड टू बी पास्ड। बिल्कुल, डीम्ड पास या पारित मान लिया जाना। यानी राज्यसभा की निष्क्रियता या देरी भी बिल को रोक नहीं सकती। 14 दिन पूरे होते ही ये मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों ने उसे वैसे ही पास कर दिया जैसा लोकसभा ने भेजा था। वाह, सही कहा। ये प्रावधान राज्यसभा की शक्तियों की जो सीमा है उसे और भी ज्यादा साफ कर देता है। वे सिफारिशें दे सकते हैं, पर वे चुप रहकर या देरी करके वित्तीय प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते। ये तो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व हो गया। हाँ बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि देश का वित्तीय कामकाज किसी भी हालत में रुके नहीं। सोचिए, अगर ये प्रावधान न होता तो राज्यसभा सिर्फ बिल को अपने पास रखकर अनिश्चित काल के लिए लटका सकती थी, भले ही उसके पास उसे खारिज करने की शक्ति ना हो। हाँ, ये तो गतिरोध पैदा कर सकता था। क्लॉज 5 इस संभावना को खत्म कर देता है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में देखें, मतलब एक निचोड़ निकालें, तो अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक और कंट्रोल रास्ता बनाता है। बिल्कुल, इसके मुख्य बिंदु क्या उभर कर आते हैं अगर हम समराइज करें? पहला तो शुरुआत सिर्फ लोकसभा में होगी, राज्यसभा में नहीं। हाँ, दूसरा, राज्यसभा की भूमिका सलाहकारी है और उसके पास सोचने और सिफारिश देने के लिए केवल 14 दिन है। सिर्फ 14 दिन। हाँ, एग्जैक्टली। तीसरा, राज्यसभा की सिफारिशों को मानना या न मानना ये पूरी तरह से लोकसभा पर निर्भर है। अंतिम निर्णय लोकसभा का। और चौथा, अगर राज्यसभा 14 दिन में कुछ नहीं करती तो भी बिल लोकसभा के मूल रूप में पास मान लिया जाएगा। एकदम सही। ये सब मिलकर भारतीय संसदीय प्रणाली में कम से कम वित्तीय मामलों में लोकसभा की निर्विवाद प्रधानता स्थापित करते हैं। ये दिखाता है कि संविधान ने कितनी सावधानी से ये पक्का किया है कि जनता के पैसे से जुड़े फैसले अंततः जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ही रहें। ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक नियम नहीं है, बल्कि ये वित्तीय जवाबदेही और लोकतांत्रिक नियंत्रण का एक मजबूत संवैधानिक आधार है। और ये व्यवस्था सरकार को वित्तीय मामलों में स्थिरता और निर्णायकता भी देती है। वाकई, ये अनुच्छेद 109 भारतीय लोकतंत्र और हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके कामकाज को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि धन विधेयकों की इस विशेष प्रक्रिया और इसके पीछे की सोच की एक साफ तस्वीर श्रोताओं के मन में उभर कर आई होगी। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि संविधान निर्माताओं ने आखिर वित्तीय मामलों को बाकी विधायी कामों से इतना अलग क्यों माना? क्यों उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जो इतनी टाइम बाउंड है और इतनी स्पष्ट रूप से लोकसभा केंद्रित है? क्या ये सिर्फ लोकतांत्रिक जवाबदेही का ही मामला था, या इसके पीछे शासन की प्रभावशीलता और स्थिरता से जुड़े कुछ और गहरे कारण भी थे? ये विचार करने लायक प्रश्न है। हाँ, इस पे सोचा जा सकता है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। हम संविधान का ज्ञान के संविधान के ज्ञान अध्याय के अंतर्गत था धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।